वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक। तो लास्ट टाइम जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 17 में एक मिस्टेक कर दी थी, जो कि थी आई अपॉन वाई। मैंने जल्दी जल्दी में आपको वाई अपॉन आई बता दिया, तो वाई अपॉन आई तो कुछ नहीं बनेगा। आई अपॉन वाई होता है आपका सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, जो कि जेड के इक्वल होता है। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हालांकि मैंने वहाँ कमेंट में मेंशन भी कर दिया था ये वाली बात, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमको पॉइंट नंबर 21 से स्टार्ट करना है। तो पॉइंट नंबर 21 पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में अपना। पॉइंट नंबर 21 पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए पहले अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल्स ऑफ स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एज एंडोरेंस लिमिट। दूसरा स्टेटमेंट है absorption of energy at high stress without rupture is called as toughness। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। तो करेक्ट कौन सा, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो चलिए अपन डीप में पढ़ते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनता है। तो आप समझ गए ना, पॉइंट नंबर 1 इन्होंने बताया इनकरेक्ट है। वेट अ मिनट। सो जो पॉइंट नंबर 1 इनकरेक्ट है, पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। तो ये जो करेक्ट है इसको एक बार और रीड कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेसेस विदाउट रप्चर, बिना रप्चर के एनर्जी का एब्जॉर्व होना इज कॉल्ड एज टफनेस, उसको हम टफनेस बोलते हैं। तो ये पढ़ने में एकदम ठीक है और ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एज एंडोरेंस लिमिट। तो ये हम पढ़ते हैं ये क्यों गलत है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं अपन। तो पॉइंट नंबर 21 ये रहा एक्सप्लेनेशन में। ज़रूरी नहीं है कि एकदम एंडोरेंस लिमिट के बारे में बता दे, वो धीरे धीरे सारी डेफिनेशन यहाँ पर हमने ब्रीफ में बताई हुई है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन देखते हैं। पहला बताया हुआ है फ्लक्चुएटिंग लोड। तो फ्लक्चुएटिंग लोड क्या रहता है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज वरीज विद टाइम, जब फोर्सेज टाइम के साथ वरी करती जाती है। ड्यू टू दिस वेरिंग लोड वेरिंग स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन अ मटेरियल। तो ये अलग अलग वेरिंग लोड के कारण अलग अलग स्ट्रेस इंड्यूस्ड करते हैं मटेरियल पर, है ना। दे आर ऑफ 3 टाइप। तो ये जो मटेरियल अलग अलग स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं किसी मटेरियल पे, वो 3 टाइप के रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से रहते हैं, एक रहता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, एक रहता है रिपीटेड स्ट्रेस, और एक रहता है आपका रिवर्स्ड स्ट्रेस। इतनी बात क्लियर है। अब चलो इसके आगे देखते हैं अपन, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, वेट अ मिनट। चलो आगे बताया गया है कि हमने बता दिया कि 3 टाइप के स्ट्रेस डेवलप करते हैं आपके, कहाँ पर, फ्लक्चुएटिंग लोड में, उसके बारे में बताया। और फिर आगे हमने बताया कि ड्यू टू वेरिंग लोड वेरिंग स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन अ मटेरियल, दे आर ऑफ 3 टाइप। ये 3 टाइप बता दिए। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट 80% ऑफ द फेलियर ऑफ अ मैकेनिकल कंपोनेंट इज ड्यू टू फटीग फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। तो ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि 80% जो फेलियर हो रहा है of mechanical component is due to fatigue failure resulting from fluctuating stress। तो जो 80% जो फेलियर हो रहा है मैकेनिकल कंपोनेंट में इस ड्यू टू किसके कारण हो रहा है, फटीग फेलियर के कारण हो रहा है। रिजल्टिंग फ्रॉम किसके कारण, जो किसके, जिसका रिजल्ट मतलब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस के रिजल्ट से। मतलब इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, इसको अच्छे से समझना कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट, यह देखा गया है कि 80% ऑफ फेलियर ऑफ अ मैकेनिकल कंपोनेंट इज ड्यू टू द फटीग फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। तो ये समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि फटीग फेलियर क्या होता है। चलिए अपन फटीग फेलियर की बात करते हैं, ठीक है। फटीग फेलियर, इट इज़ डिफाइंड एज अ टाइम डिलेड फ्रैक्चर्ड अंडर साइक्लिक लोडिंग। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सडन एंड टोटल। फटीग फेलियर क्या रहते हैं, सडन रहते हैं और टोटल रहते हैं। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ साइकिल्स, मीन्स किस किस पर डिपेंड करते हैं, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, रेसिडुअल स्ट्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये है अपना एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ कम्प्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस दैट द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर अनलिमिटेड साइकिल्स विदाउट फटीग फेलियर, ठीक है। यहाँ पर अनलिमिटेड साइकिल्स लगती है विदाउट फटीग फेलियर के। तो ये एक्चुअली क्या है, डेफिनेशन
पॉइंट बाय पॉइंट बताई जा रही है। तो जैसे हमने फटीग फेलियर देखा, अब हम एंडोरेंस लिमिट के बारे में देख रहे हैं। डेफिनेशन के साथ साथ उसकी थोड़ी डिटेल भी बताई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस द फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर एन अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स 10 to the power 6 साइकिल आर कंसिडर एज इनफाइनाइट लाइफ ऑफ अ मटेरियल। तो ये बोला गया है कि फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर अनलिमिटेड, मतलब हम फटीग टेस्ट को अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर के लिए तो कंडक्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उन्होंने 10 to the power 6 को क्या मान लिया है, 10 to the power 6 आर कंसिडर एज इनफाइनाइट लाइफ ऑफ अ मटेरियल। तो यहाँ बात होगी ख़त्म एंडोरेंस लिमिट की। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके आगे टफनेस के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो आप समझ गए होंगे, अभी यही डेफिनेशन हम इसको रिलेट करेंगे ऊपर स्टेटमेंट से। कौन सी वाली, ये एंडोरेंस वाली, हम एंडोरेंस को रिलेट करेंगे ऊपर स्टेटमेंट से। हालांकि रिलेट करने की ज़रूरत है, वो स्टेटमेंट ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है क्योंकि वहाँ पर एंडोरेंस लिमिट की डेफिनेशन गलत दे रखी थी। चलिए इसके बाद अपन टफनेस पर और पढ़ लेते हैं। तो टफनेस क्या है देखते जाते हैं। टफनेस क्या है बताइए। पहला पॉइंट दे रखा है, द प्रॉपर्टी विच एनेबल मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, ये हमने ऊपर स्टेटमेंट में देखा था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ठीक था। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी डिज़ायरेबल इन द केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग और शॉक लोडिंग। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ अ मेटल इज टफ देन इट कैन स्टोर लार्ज स्ट्रेन एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। अगर कोई मेटल टफ है तो वो क्या करेगी, लार्ज स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर लेगी फ्रैक्चर होने से पहले पहले। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर स्टेज। इट इज़ इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर। क्लियर है बात। एंड द लास्ट पॉइंट इज डक्टाइल मटेरियल आर टफ एंड ब्रिटल मटेरियल आर हार्ड। ये सबको पता होना चाहिए कि डक्टाइल मटेरियल क्या रहते हैं, वो टफ रहते हैं, और ब्रिटल मटेरियल किस कैटेगरी में आते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, वो हार्ड कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार अपन एंडोरेंस लिमिट को और पढ़ते हैं, फिर फाइनली अपन कंक्लूड करते हैं कि क्या ऊपर डेफिनेशन और ये नीचे एंडोरेंस लिमिट की डेफिनेशन दी है ये सेम है या अलग अलग है। ऑब्वियसली अलग ही है, तभी स्टेटमेंट 1 गलत हुआ था, अपना ऊपर जो स्टेटमेंट 1 था वो गलत हुआ था। तो पढ़ते हैं एंडोरेंस लिमिट के बारे में। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड of a completely reversed stress that the standard specimen can sustain for unlimited cycles without fatigue failure। समझ रहे हैं, विदाउट फटीग फेलियर, ये क्लियर आपको शो होना चाहिए। क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं एंडोरेंस लिमिट के बारे में। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस दैट द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर अनलिमिटेड साइकिल विदाउट फटीग फेलियर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस द फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर एन अनलिमिटेड टाइम और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, इसलिए 10 to the power 6 साइकिल आर कंसिडर एज इनफाइनाइट लाइफ ऑफ अ मटेरियल। अब जरा अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या था हमारा। क्वेश्चन में क्या था हमारा, देखो क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट 1 जो कि ये था स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सेबल ऑफ द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एज एंडोरेंस लिमिट। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आप समझ रहे हैं इस चीज़ का। मतलब इन्होंने क्या बताया, मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सेबल ऑफ द स्ट्रेसेस, यहाँ पर बोला लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सेबल ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, जबकि अपना जो एक्सप्लेनेशन बन रहा था ना, उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि एंडोरेंस लिमिट का मतलब ये रहता है completely reverse stress that the standard specimen can sustain for unlimited cycle without fatigue failure। और आगे बताया गया जिसको हमको रिलेट करना है अपने स्टेटमेंट से, सिंस द फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। हम अनलिमिटेड और इनफाइनाइट वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते ना अनलिमिटेड टाइम तक, इसलिए हमने उसका एक पर्टिकुलर 10 to the power 6 साइकिल कंसिडर करिए एज इनफाइनाइट लाइफ ऑफ अ मटेरियल। तो इसलिए वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट जो हमारा था क्वेश्चन नंबर, मतलब ये इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था ये वाला इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ दिया हुआ है स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फेल अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सेबल ऑफ द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एज एंडोरेंस लिमिट। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दिया कि अंडर लार्ज नंबर, तो दिया हुआ है लेकिन अनलिमिटेड जो वो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोरेंस लिमिट ऐसे ही नहीं बोल सकते आप कि अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सेबल ऑफ द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एज एंडोरेंस लिमिट, या तो 10 to the power 6 देकर बोलते हैं क्योंकि हमने इसको कंसिडर किया है, या फिर जो डिट्टो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है ये स्टेटमेंट
करते, क्योंकि वेल डिफाइंड एक डेफिनेशन होगी तभी तो बात समझ में आएगी एंडोरेंस लिमिट की। तो ये डेफिनेशन देते, ये डेफिनेशन कि सिंस द फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द साइकिल 10⁻⁶ साइकिल आर कंसिडर एज इनफाइनाइट लाइफ ऑफ अ मटेरियल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और या ऐसे बोल देते कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस दैट द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर अनलिमिटेड साइकिल। ये ऐसा कुछ हमको स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला ना, विदाउट फटीग फेलियर। इसलिए एंडोरेंस लिमिट का ऊपर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग था और स्टेटमेंट 2 जो कि टफनेस का था वो एकदम सही था। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 22 पर आते हैं। ये रहा अपना पॉइंट नंबर 22 यहाँ पर, जिससे हम सर्च कर रहे हैं अप डाउन के थ्रू। जो नए लोग हैं वो लोग देख लें। और चलिए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 22 भी एक क्वेश्चन ही होगा, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन ही नीचे दे रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले अपन। देखिए क्वेश्चन में जितने भी इस चैनल में जो क्वेश्चन डले हुए हैं वो या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैंने वही सब अपलोड करें, क्योंकि पोल भी इसमें तो खैर अच्छा पोल गया है, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें पोल थोड़ा जो करेक्ट आंसर रहता है वो थोड़े कम हो जाते थे। तो चलिए अपन पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट इलास्टिक लिमिट पॉइंट इज, तो उसको क्या बोलते हैं, इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। सिंपल सी एक डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए इसका पोल भी अच्छा गया था, 60% गया था जब पूछा गया था तब। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या रहता है। तो देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है, ये है आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द इलास्टिक लिमिट पॉइंट इज आवर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, यहाँ तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब अपन थोड़ा डीप में इसके अदर ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पॉइंट नंबर 22 में। तो देखते जाते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 22। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ मेंबर इज डिफाइंड एज अ internal work done in deforming the body by the action of externally applied force। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के कारण, जैसे ये कोई बॉडी है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के कारण इंटरनल वर्क डन हुआ है इन डिफॉर्मिंग द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल डेफिनेशन थी वाली। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं रेजिलेंस पर। रेजिलेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेन्ड बॉडी ऑफ फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स। स्ट्रेनिंग फोर्स की रिमूवल पर जो कैपेसिटी है स्ट्रेन्ड बॉडी की कार्य करने की, मतलब कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन्ड बॉडी फॉर डूइंग वर्क, मतलब काम करने की जो क्षमता है किसकी, स्ट्रेन्ड बॉडी की, किसकी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रेजिलेंस क्या इज डिफाइन एज अ कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन्ड बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ उसको ऐसे, मतलब थोड़ा लाउड होकर, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए डेफिनेशन, और कभी एग्जाम में ट्रू या फॉल्स या स्टेटमेंट देकर पूछी जाए तो आपकी गलती ना हो। तो स्ट्रेन एनर्जी हमारा क्लियर हो गया था। रेजिलेंस हमने देख ही लिया कि वो क्या है, स्ट्रेन्ड बॉडी की कैपेसिटी है उसकी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। स्ट्रेनिंग फोर्स के रिमूवल होने के बाद वर्क करने की क्षमता स्ट्रेन्ड बॉडी की, उसको ही हम बोलते हैं रेजिलेंस। क्लियर है, कोशिश करिए समझाने की, नहीं आया हो तो आप बताइएगा, अपन फिर से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रूफ रेजिलेंस की। प्रूफ रेजिलेंस क्या है, इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, वो है आपका प्रूफ रेजिलेंस। ये अभी आधा स्टेटमेंट हुआ है, पूरा पढ़ते हैं। सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट, एबिलिटी टू स्टोर और एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये पूरा ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि यहाँ तक छोड़ दिया जाएगा, पूरा ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपनी देसी भाषा में। तो देखिए प्रूफ रेजिलेंस क्या है। प्रूफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट ब्रैकेट एबिलिटी टू स्टोर द एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो
ये स्टेटमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जितनी ऊपर की इंपॉर्टेंट है। एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ से एबिलिटी टू स्टोर और एब्जॉर्व एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये कुछ लाइन होती है जिससे पूरी डेफिनेशन बन जाती है। और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, ठीक है, उसके बाद पूरा स्टेटमेंट आप खुद से कोरिलेट कर सकते हैं। तो आई होप प्रूफ रेजिलेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए प्रूफ स्ट्रेन एनर्जी हो गया, रेजिलेंस हो गया, प्रूफ रेजिलेंस हो गया। बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की। आप सोच रहे होंगे बेसिक डेफिनेशन पर तक टाइम क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स के कारण पूरी की पूरी अपने स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं जब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और आजकल यही ट्रेंड चल रहा है एई एग्ज़ाम में, कुछ जेई एग्ज़ाम में भी चल रहा है, एसएससी भी इसको धीरे धीरे फॉलो करेगा, आप देखना आगे जाके। चलिए तो स्टेटमेंट, इसलिए ये बेसिक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एई जेई एग्ज़ाम के लिए तो, और ईएस में और गेट में तो रहता ही है। चलिए तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है, इज डिफाइन एज प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर से देखते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज proof resilience per unit volume. What? Proof resilience per unit volume. It is the area under stress strain curve up to elastic limit. Again, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो मैंने बताया था शायद फर्स्ट या सेकंड वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि अप टू इलास्टिक लिमिट, यहाँ का इलास्टिक लिमिट है तो इलास्टिक लिमिट तक जो एरिया बन रहा है अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको मतलब उस पर ज़्यादा ऐसे डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। क्लियर है बात। एंड द लास्ट वन इज मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। In the stress strain diagram, the area under complete curve gives the measure of modulus of toughness. समझ गए। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस जो पूरा कर्व बनता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन का, इसके अंडर जितना भी पूरा एरिया आ रहा है वो आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस कहलाएगा। क्लियर है, सारे अपन ने स्टेटमेंट देख लिए हैं। चलो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 23 पर। अगेन क्वेश्चन होगा, उसके बाद में अपन सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ डालेंगे। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं और इन्हीं बेसिक चीज़ों से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले ब्लैंक देकर पूछा गया, ब्लैंक इज द टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन टेस्ट। तो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी मॉडुलस ऑफ टफनेस की, तो वही का वही क्वेश्चन आ गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से 2-3 बार अपन पढ़ते जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ रिपीट होने वाली है, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। ये बस यही है, आपको बार बार मतलब रिपीट करने का कारण यही है कि आपको याद हो जाएगा, और रिपीट तो खैर होती ही हैं चीज़ें। ठीक है, तो सारी डेफिनेशन फिर से वही सेम आ गई है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसके आगे हम देखते हैं फिर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है हमसे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। सिंपल है डेफिनेशन, जो कर्व बनता है ना, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आगे आएगा ना तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन एक रहता है ना, तो उसका जो स्लोप बनता है आपका डिफाइन एज अ स्लोप, जो यहाँ पर स्लोप बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वही आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। स्ट्रेन एनर्जी क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा तो उसको हम नहीं पढ़ रहे फिर से। रेजिलेंस एक बार फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। रेजिलेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। क्लियर है। प्रूफ रेजिलेंस हम देख चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं प्रूफ रेजिलेंस भी, ये भी बहुत बार डेफिनेशन में आता है। इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। ब्रैकेट में जो बात लिखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू स्टोर और एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्लियर है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जस्ट अभी पढ़ा है, मॉडुलस ऑफ टफनेस भी हमने पढ़ा है अभी अभी, तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो ये सारे स्टेटमेंट वही वही हैं, बार बार रिपीट हो रहा है तो बार बार नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है वो हमने फिर से देख लिया। पॉइंट नंबर 24 पर आते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंट नंबर 24 में कि फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड द शियर फोर्स बिटवीन द पॉइंट लोड इज। ये मेरा कोई बीम है मान लीजिए,
मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, इस पर लग रहा है पॉइंट लोड, द शियर फोर्स बिटवीन द पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड के बीच में शियर फोर्स कैसा होगा, तो शियर फोर्स कैसा होगा, वो होगा हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका एस एफ डी अगर आप बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब अपन जरा इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पॉइंट नंबर 24 का एक्सप्लेनेशन देखो। शियर फोर्स इज द क्या रहता है, शियर फोर्स रहता है क्या, जैसे ये मेरा कोई बीम है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, मान लो एक फोर्स यहाँ लग रही है, ये ए है, मान लो बी है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो यह शियर फोर्स क्या होगा, अगर मैं समीशन ऑफ शियर फोर्स देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ये शियर फोर्स मतलब कितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम, वही यहाँ पर लिखा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। Shear force is the algebraic sum of all the transverse force acting to the left or right of a chosen section। किसी सेक्शन के लेफ्ट साइड में लग रही होगी या राइट साइड में लग रही होगी, वो सब shear force में कंसिडर किया जाएगा। Concentrated load will change the value of the shear force only at a point where they occur, that is the shear force remain constant in between। तो कंसनट्रेटेड फोर्स के बीच में शेयर फोर्स हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। व्हेन द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हाउएवर द शेयर फोर्स विल वरी एट अ यूनिफॉर्म रेट। लेकिन अगर अभी हमने बोला कि अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो क्या रहेगा, शेयर फोर्स रिमेन कांस्टेंट इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये कोई बीम है और इस पर अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है यूडीएल, तब क्या होगा, जो शेयर फोर्स रहेगा ना वो वरी करेगा यूनिफॉर्म रेट के साथ। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज दस इट विल बी सीन, कंक्लूड किया गया है कि यह देखा गया है दैट यूनिफॉर्म लोड कॉज अ ग्रेजुअल एंड यूनिफॉर्म चेंज ऑफ शेयर वाइल कंसनट्रेटेड लोड बियर अ सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स। आगे अगर डायग्राम आएंगे तो हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। अभी चलते हैं, ये हमने पॉइंट नंबर 24 क्लियर कर लिया, लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 25। बस यहाँ पर हम छोड़ते हैं, बस ये पॉइंट नंबर 25 और पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर होगा, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अगेन अभी आज के सेशन में हमारा 2-3 बार मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आया, फिर से हमसे पूछा गया कि इन सभी में से मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है। तो यहाँ देखिए पोल काफ़ी अच्छा हुआ था, 46% बोला था लोगों ने ये ऑप्शन सी, और 44% लोगों ने ऑप्शन बी बोला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो पहले हम देखते हैं यहाँ क्या गलती हो गई, ये पढ़ने में क्या गलती हो गई लोगों से। देखिए, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम। तो क्या ऐसी हमने कोई डेफिनेशन पढ़ी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की, तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। जबकि डेफिनेशन क्या रहती है, इट्स अ रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलेंस एंड यूनिट वॉल्यूम। तो ये एकदम ठीक है। वेट अ मिनट, तो वेट अ मिनट, कुछ कॉल इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, which of the following statement is correct, modulus of resilience it is a ratio of proof resilience and unit volume। ये किसका रेशियो है, proof resilience and unit volume का रेशियो है। it is a ratio of proof resilience and unit volume, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट एकदम सही है, ना कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम, ये एकदम गलत है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। सही क्या है, रेशियो ऑफ प्रूफ स्ट्रेस एंड यूनिट वॉल्यूम, समझ गए, ठीक है, क्लियर है। तो अपन अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और देखते हैं, फिर अपन वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। तो पॉइंट नंबर 25 है इसका एक्सप्लेनेशन, वही सेम बात लिखी होगी, लेकिन ठीक है, पढ़ने में क्या जाता है, जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो उसमें बिल्कुल मत शर्म करा करें कि हमने इतना बार बार क्यों पढ़ रहे हैं कि चीज़ को, या मतलब हेजिटेट ना हुआ करें। प्रूफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब विदाउट द इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रिएटिंग अ परमानेंट डिस्टॉर्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गई प्रूफ रेजिलेंस के बारे में। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम विदाउट क्रिएटिंग अ परमानेंट डिस्टॉर्शन, समझ गए। द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो ये हमने 5-6 बार वैसे ही पढ़ चुके हैं, तो एक बार और पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, डेफिनेशन टू द पॉइंट याद होनी चाहिए।
जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे ना फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन बताने पे ही पूरे नंबर मिलते थे जब पूरी बात बताते थे विद द हेल्प ऑफ वो जो भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसी टाइप से प्रूफ रेजिलियंस की डेफिनेशन पढ़िए 5-6 बार, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की डेफिनेशन पढ़िए, तभी कुछ समझने आएगा। ठीक है, 5-6 बार पढ़ेंगे, अपने आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। और ऐसे ही ऑप्शन देके हर बार एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। तो अगला सेशन जब अपना आएगा, अपन आएंगे पॉइंट नंबर 26 से, और 26 आउट ऑफ 70 करीब ही है, 70 हाल हो जाएंगे अपने। और फिर बस ऐसे ही हम धीरे धीरे सारा रिवीजन करेंगे। जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं, ये हमारा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक करके, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही इसके पिन मैसेज पर टच करेंगे या क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने सारे सब्जेक्ट को हैशटैग के फॉर्म में ले आए हैं, जिससे आपकी स्मार्ट तरीके से स्टडी की करवाई जा सके। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जैसे अभी हम सॉम चल रही है, तो हम सॉम पर जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा कि अभी तक कितने उसमें हमने कंटेंट डाला। तो हमने अभी तक 70 पॉइंट्स, क्वेश्चन, फैक्टर, यूँ भी समझ लीजिए, मैच द कॉलम, फिगर, सब कुछ सिर्फ 70 ही डाले। 70 में से अभी हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया था। तो धीरे धीरे हम पूरा कवर करेंगे। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जब भी हमारा अभी कोशिश करेंगे, एक आध सेशन और लेके आएंगे, 1-2, तो हम सॉन्ग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर मान के चलिए मुझे यहाँ पर स्टील पढ़ना है या फिर आरसीसी पढ़ना है, तो क्या करूँगा मैं, ये मैंने पिन मैसेज को टच किया, उसके बाद मैंने जैसे ही आरसीसी टच किया तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे टोटल 91 ऐसे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं जो मुझे पढ़ना ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले, या जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, उनको पढ़ना ही चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो ऐसा हम यहाँ पर सीरीज़ चल रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में। थैंक यू।